अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके जी, गुड। उस्मान भी आ गया, सुल्तान ने बोल के बता दिया। चलें जी, कैमरा ऑन करूं या एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके साथ। स्क्रीन आ गई सबके पास? गुड, दैट्स वेरी गुड। चलें जी, बच्चे आज कम हो गए, 1 2 3 4 आए हैं आज। चले हम इतने देर जब तक आते हैं, बाकी सारे हम लोग कल का रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने आपको, अपने कैमरा ऑन कर लूं मैं, मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे देख सकते हैं? सुभान, आज आप 2 मिनट लेट हो गए। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ी थी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन। ठीक है जी, आज हम उससे आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में फिलहाल रहेंगे और साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ही। डेफिनेशन में से हम डेफिनेशन लेके आएंगे कॉस्ट की, और कॉस्ट की डेफिनेशन के साथ ही हम इनिशियल रिकग्निशन, जिसपे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकग्नाइज होगा, और उसी की मेजरमेंट पढ़ेंगे आज। ठीक है, सुभान को भी आवाज आ रही है? लेट कमर। सुभान ने भी मेरे ख्याल से माइक अपना नहीं एडजस्ट किया। ओके, बाकी सबको तो आ रही है ना? मैं नजर भी आ रहा हूँ। हम स्लो स्लो स्टार्ट कर देते हैं, जो भी न्यू कमर आएगा उसके लिए फिर हम रिपीट भी कर देंगे। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट। अच्छा जी, टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दैट इज IAS 16। आज की डेफिनेशंस में से पढ़ेंगे हम कॉस्ट की डेफिनेशन। एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक, ये कैसे मिनिमाइज होता है? ठीक है जी। अच्छा जी, कॉस्ट की डेफिनेशन पे हम, ये आपने नोट डाउन करनी है। वैसे तो डेफिनेशन आपको पैक की बुक से मिल जाएगी, लेकिन ये मैं क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं तो इसलिए आपने ये जरूर नोट डाउन करना है। ठीक है जी, और किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि मैं तेज हो गया हूं तो आपने मुझे रोक के स्लो डाउन करके कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना है, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट की स्टेज पे हैं। यहाँ अगर हमारी बिल्डिंग हो गई मुकम्मल तो फिर हम आगे जो है बड़े स्मूथली इंशाल्लाह सेल करेंगे, जब हम क्वेश्चन जो है ना, टफ क्वेश्चन आई कैप के क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी, कॉस्ट होता है किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की cash and cash equivalents paid to
एक्वायर द एसेट, ठीक है। जब हम एसेट खरीदते हैं उसके लिए कैश या कैश की मद में कुछ और अगर दें तो उसको हम उसकी कॉस्ट कहते हैं, इसको भी कॉस्ट कहेंगे। इसके अलावा फेयर वैल्यू, जिसकी डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, ऑफ अदर कंसिडरेशन पेड, या हम पैसे दे दें उसको, या हम पैसों की मद में पैसों की ही तरह की कोई चीज दे दें, जिसकी मैं एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा अभी, या हम कोई और कंसिडरेशन दे दें तो उसकी फेयर वैल्यू। अब कैश की क्या एग्जांपल हो सकती है? कैश की एग्जांपल एज इट इज कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, आप उसको ट्रांसफर कर दें कोई भी एसेट खरीदने के लिए। और इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदने के लिए अगर आप कैश इक्विवेलेंट की एग्जांपल जानना चाहते हैं तो वो प्राइस बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई इस तरह का आपका रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि रेडिली अवेलेबल है टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो चीज भी फौरन से आप कैश में तब्दील कर सकते हैं उसको कैश कहते हैं कैश इक्विवेलेंट, यानी कि अकाउंटिंग की टर्म्स में उसको हम कैश ही कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया? ठीक है जी, यहां तक समझ आई कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश फ्लो में आपने पढ़ा भी है और इसको हम मजीद भी हम पढ़ सकते हैं आगे। फेयर वैल्यू ऑफ एनी अदर कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू की कल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में मैं आपको रिपीट भी कर देता हूं कि इट इज द प्राइस दैट वुड बी पेड टू रिसीव, दैट वुड बी रिसीव्ड to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction। वो आप एग्जांपल अपने जहन में रखें जो कल मैंने आपको बताई थी, उसमें ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या थी? बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट अ मेजरमेंट डेट। ठीक हो गया जी, ये फेयर वैल्यू होती है। तो कोई भी चीज हम पे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा और उसकी बेस पे हमने कोई और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचा तो उसकी फेयर वैल्यू भी नए एसेट की कॉस्ट ही कहलाएगी। ठीक है जी, कॉस्ट, आप ये वर्ड आप जगह जगह सुनेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट का वर्ड आएगा, उसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर भी आएगा और क्वेश्चंस के अंदर भी आएगा। तो कॉस्ट जहां भी मतलब आए इसका मतलब यही है कि या हमने कैश पे किया है या कैश इक्विवेलेंट पे किया है या कोई और कंसिडरेशन पे की है उस एसेट को खरीदने के लिए। तो ये इन तीनों चीजों का मिलाप जो है वो हम कहेंगे कि उस एसेट की कॉस्ट है। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, आपने वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है जी, रेडी हैं सारे? बॉल पॉइंट पेंसिल्स अपने पास रखें, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, लिखना है, फिर आपने मुझे उसका जवाब बताना है। ओके, जहां किसी को लगे कि रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि कंपनी बी बाइज कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय पेइंग, Company B buys computer equipment by paying rupees 100,000 cash, price bonds worth rupees 20,000। मैं फिर पीछे से आता हूं, Company B buys computer equipment by paying rupees 100,000 cash, इसके बाद कॉमा है, price bonds worth rupees 20,000 and old computers having book value of rupees 10,000 and old computers having book value of rupees 10,000 and fair value of rupees 15,000। मैं इसका जो इसमें से आपने निकालना है ना पॉइंट, वो मैं यहां पे लिखते जाता हूं। अब आप मुझे इसकी कॉस्ट निकाल के दिखाएं, आपने बोर्ड की तरफ नहीं देखना। फेयर वैल्यू इज 15,000, सुभान, फेयर वैल्यू 15,000 है, बुक वैल्यू 10,000 थी ओल्ड कंप्यूटर्स की। ठीक हो गया जी, मैं लिख भी रहा हूं। अब आपने बोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, आपने अपने पेपर पे इस नए एसेट की जो कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा है कंपनी बी ने, इसकी आपने मुझे कॉस्ट निकाल के दिखानी है। ठीक है जी,
ये हो गई। अब इसकी क्या होगी बुक वैल्यू? वन बाय वन चलते हैं, ठीक है? आपके आंसर ठीक है, आ रहे हैं आपके आंसर, मुझे वन बाय वन बताते जाएं। कैश आना चाहिए, ओके ठीक है ठीक है। प्राइस बॉन्ड बताया ना जी? एनीवन हु सेज नो? कोई समझता है कि नहीं आने चाहिए? राइट नो, NO, जो समझता है कि नहीं आने चाहिए। ओके, कोई भी नहीं समझता, ठीक है जी। कैश इक्विवेलेंट के तौर पे प्राइस बॉन्ड भी आने चाहिए। अब एक और चीज भी दी है उन्होंने, ओल्ड कंप्यूटर्स भी दिए हैं जी। तो अब उसकी बुक वैल्यू आएगी या फेयर वैल्यू आएगी? ओके, कोई बुक वैल्यू समझता हो कि बुक वैल्यू आएगी? एनीवन? नोबडी? ओके जी, वेरी गुड। यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अब इस किसी भी एसेट को बाय करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। और इसी से आगे ही हमारा नेक्स्ट जो, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है डेफिनेशन के बाद, वी कॉल इट इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है जी, कि इनिशियल रिकग्निशन जो है कब हो जाती है? इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन क्या होता है? मुजाहिद, क्या होता है इनिशियल रिकग्निशन? वर्ड से आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि क्या होता है? इनिशियल क्या होता है, रिकग्निशन क्या होता है? ये क्या वर्ड है? ये हमें बार बार क्योंकि आएंगे हमारे पास, इसलिए मैं इस पर शुरू में तवज्जो देना चाहता हूँ। बार बार ये हमारे पास कॉन्सेप्ट में आएंगे, रिकग्निशन, इनिशियल, सब्सिक्वेंट, ये वर्ड आएंगे हमारे पास। क्या मतलब है इसका मुजाहिद? मुझे आवाज नहीं आ रही, आप हैं हमारे साथ? मुजाहिद का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ जी जी, टाइप टाइप करने के बजाय अगर आप बोल दें तो जल्दी आवाज आ जाएगी, क्विक हो जाएगा। टाइप सिर्फ आप ना कोशिश किया करें, टाइप तभी किया करें जब यस और नो में आंसर हो, वरना ये है कि लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप टाइप करें, इतनी देर में आगे चलता हूँ, मुझे आपने इस मतलब का, इस चीज का मतलब बताना है, इतनी देर में लिख देता हूँ कुछ। बाकी सब जो है ना इसको नोट डाउन करें जितनी देर में वो टाइप कर रहा है। मुजाहिद टाइप कर लिया आपने? ये फॉन्ट आपको कैसा लगा? इनिशियल रिकग्निशन मतलब कि जो चीजें सबसे पहले कॉस्ट में आती हैं। ठीक है जी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुजाहिद ने बिल्कुल ठीक बताया कि इनिशियल रिकग्निशन वो है
कि सबसे पहले जब एसेट आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप का बेसिकली बता दिया कि उसमें चीजें क्या क्या आएंगी। इनिशियल रिकग्निशन है कि वो टाइम कि जब आपका एसेट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो वो जब दो चीजें, ओके जी हम चेंज कर लेते हैं, हम व्हाइट पे आ जाते हैं। ठीक है जी, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ दोबारा से। इनिशियल रिकग्निशन जी सिर्फ हम 2 पॉइंट पे करते हैं कि जब सॉरी 2 पॉइंट्स में करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जब हमें पता हो कि जो भी एसेट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसका हमें फ्यूचर में कोई ना कोई फायदा होगा। अगर हमें उसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है तो फिर हम उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास XYZ एक एसेट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, और इसका हमें फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होगा। ये एक ऑब्सोलीट कंप्यूटर है जिसको हम ना यूज कर सकते हैं, और इसको बेचेंगे भी तो हमें पैसे कम मिलेंगे, उसके बेचने पे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एसेट से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कोई नहीं आने वाला, फ्यूचर में हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। एसेट को हम रिकॉर्ड ही अपने पास इसलिए कर लेते हैं कि इसका फायदा अभी नहीं आया। मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके, बाकी सबको भी नहीं आ रही? एमएल आपको मेरी आवाज आ रही? माजिद आप अपना काइंडली स्पीकर चेक कीजिएगा। माजिद अपना स्पीकर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले हमने देखना है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कि नहीं उस एसेट के। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है या नहीं। अगर उसकी कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हैं जैसा कि हमने अपनी इस एग्जांपल में किया, तो इसका मतलब है कि इस एसेट को अब हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। कौन सी 2 पॉइंट्स हैं? सबसे पहले कि हम देखना है कि उस एसेट से हमें कुछ फ्यूचर में क्या फायदा भी होगा। अगर उस एसेट का फ्यूचर में फायदा होगा फिर हम देखेंगे क्या उस एसेट की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मुझे नेक्स्ट चीज बताएं, यहां तक समझ आ गई सबको? माजिद आपको आवाज आना शुरू हो गई? ओके गुड। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि लेट लेट आवाज आई है? ये कॉन्सेप्ट समझ लिया इनिशियल रिकग्निशन का? यस और नो, जस्ट राइट यस और नो। गुड। अच्छा, कोई मसला नहीं। इनिशियल रिकग्निशन का हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट हम ले रहे हैं उसका हमें फ्यूचर में फायदा भी हो रहा है कि नहीं। FEB लिखने का मेरा क्या मकसद है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। या आप अपने पास लिख लें, आपकी बुक में भी होगा, लेकिन आप शॉर्ट कोड भी लिख लें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर किसी एसेट का आपको मिल रहा है देन इट्स फाइन कि आप उस एसेट को अपने बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको इनिशियल रिकग्निशन कहते हैं। पहला पॉइंट हमने ये देखना है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, कि क्या हम उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हाँ हम दिखा सकते थे कि कैश कितना लिया, हम बता सकते थे कैश इक्विवेलेंट कितना है, हम बता सकते थे फेयर वैल्यू ऑफ एनी अदर कंसीडरेशन गिवन कितनी थी। तो इसका मतलब है कि हमें इस एसेट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन। ठीक हो गया जी माजिद? अब मुझे नेक्स्ट चीज बताएं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनिशियल रिकग्निशन। जब हमने डिसाइड कर लिया कि जी हाँ हम इस एसेट को अब रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास, तो सेकंड चीज जो आती है उसको कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। कि अब हमने रिकॉर्ड तो करने का इरादा कर लिया है, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करें?
कोई बता सकता है किस अमाउंट से रिकॉर्ड करें? हमने डिसाइड कर लिया कि एसेट है लैंड, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने रिकॉर्ड करना है, हमने उसके लिए पेएबल अब रिकॉर्ड करना है कि कितनी पेमेंट होनी है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि अमाउंट क्या है, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। सुभान, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है? रिस्पॉन्स आप लोगों का बड़ा स्लो है। मुजाहिद, एनीवन किस अमाउंट पे रिस्पॉन्स? हाँ ठीक है, जो पे करेंगे, जो पे करेंगे। अब हम, ठीक है ये आपकी बात सही है, लेकिन अब हमें टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ आना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया जो पे करेंगे से आगे बढ़ के मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एक कॉस्ट में होती हैं। अगर हम कैश कर देते हैं पे, वो भी, कैश इक्विवेलेंट्स पे कर देते हैं वो भी, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन पे कर देते हैं वो भी। तो इसके बजाय अगर हम ये कहें कि हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कॉस्ट के ऊपर, जो भी उस एसेट की कॉस्ट है, सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको ये कह सकते हैं कि इनिशियल मेजरमेंट विल ऑलवेज बी ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो जब हम कह देते हैं कि कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, तो इसका मतलब वो सारी चीजें कवर कर लेता है कि कैश भी है उसमें, कैश इक्विवेलेंट भी है उसमें, और उसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन भी है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया सुभान? क्लियर हुई आपको बात? वेरी गुड। नोट डाउन कर लें यार आप लोग। कोई चीज जो आपको, जिसमें आप नोट करते हुए पीछे रह गए हो, मुझे बताएं। कोई एग्जांपल या कोई कॉन्सेप्ट का पेज, मैं वो पेज खोल देता हूं ताकि आपको वो मैं आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल ये है माजिद एग्जाम्पल। इसमें मैंने कहा था, मैं बोलता भी जाता हूँ, आप नोट डाउन भी करते जाएं, बस सुनते जाएं और इस पे देख के आप नोट डाउन करते जाएं। कोई एसेट एक हमने खरीदना है, उसके लिए हमने कैश पे किया जिसकी अमाउंट आ रही है, प्राइस बॉन्ड्स पे किए, और कुछ ओल्ड कंप्यूटर भी दे दिए उसको, जिसमें हमने नए कंप्यूटर लिए थे। और उस ओल्ड कंप्यूटर की बुक वैल्यू थी 10,000 और फेयर वैल्यू थी 15,000। तो हमने ये कहा कि क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि कॉस्ट की डेफिनेशन में कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन होती है, तो इस नए एसेट को खरीदने के लिए हम कहेंगे कि 100,000 हमने पे किया, 20,000 पे किया और 15,000 पे किया। दैट मीन्स कि 135,000 इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप नोट डाउन करना जल्दी से। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। नोट डाउन हो गया जी? ओके गुड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं कॉस्ट के अंदर, और हम कौन कौन सी चीजें, जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एक मिनट।
एक तो हमने कह दिया कि कॉस्ट की डेफिनेशन हमने देखी कि कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशंस पेड, उसको हम कॉस्ट कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि किस किस चीज की कॉस्ट को हम कंसिडर कर लें, किस किस चीज, कौन कौन से पैसे जो हमने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए दिए थे उसको हम कंसिडर कर लें। ठीक है, बिजनेस जब एक होता है, उस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक एसेट नहीं एक्वायर हो रहा होता, बहुत से बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, आपकी सैलरीज पे हो रही होती हैं, आपकी परचेजेस हो रही हैं, आपकी सेलिंग हो रही है, और आपके जो एम्प्लॉयज ऑपरेट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही फंक्शन को देख रहे हो, उनके फंक्शंस को आपने एलोकेट करना होता है कि कौन सा फंक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा बंदा, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में हूं तो मैं किस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, किस एसेट को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, मैं किस चीज को बेचने के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, वो सब चीज अकाउंट फॉर करेगी कि मैं उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल हूं या ना हूं। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहते हैं कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो जो भी उसकी परचेज प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, और परचेज प्राइस जरूरी नहीं है कि एसेट जो है लोकली बाय किया जाए, बाहर से भी खरीदा जा सकता है, कहीं से भी कोई खरीदा जा सकता है ना, उस पर किसी किस्म की भी नॉन रिफंडेबल ड्यूटी सच एज इंपोर्ट ड्यूटी हो जाए, कोई आप मंगवा रहे हैं कोई चीज बाहर से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वो भी आपकी फॉर एग्जांपल परचेज प्राइस ही कंसिडर होती है। ठीक है, इसके लिए हम जितने भी पैसे पे करेंगे, जो भी परचेज प्राइस होगी वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये आपने नोट डाउन करना है सबने जरूर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं या वो खर्चे होते हैं जो एक एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लेके आने के लिए जरूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो जरूरी है कि एक एसेट को अपने जहां से वो हमने खरीदा है वहां से लेके जहां ने उसने यूज होना है वहां तक लाया जाए। तो अब क्या ये हमारी कॉस्ट में हम इसको शामिल कर लें? क्या हम कंसिडर करें कि ये भी हमारी कॉस्ट है उस एसेट की, या हम उसको एक्सपेंस आउट कर दें? एक्सपेंस आउट करने का मतलब ये है कि हम फौरन ही सेम ईयर के अंदर एक्सपेंस डेबिट एंड कैश या पेएबल क्रेडिट कर दें उस अमाउंट से। क्या हम ये करें, या हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी एसेट के अंदर शामिल कर लें? तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमें ये बताते हैं कि ना सिर्फ परचेज प्राइस है कॉस्ट का हिस्सा, बल्कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी कॉस्ट का हिस्सा हैं, जो कि मैं इसके आगे लिख भी देता हूं कि इसका क्या मतलब है। टू ब्रिंग एन एसेट, ये ग्रीन से आपको नजर आ रहा है? गुड। ठीक है जी। अभी इसका ये कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट की टाइप्स, एलिमेंट्स, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट।
डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, एमल बताया मुझे। सर ये वो कॉस्ट जो किसी एसेट को जब मतलब उसकी पीरियड यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाती है, मतलब वो इट इज नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो इसको रिमूव करते हैं उसमें जो कॉस्ट आएगी, तो फिर बिल्कुल उसको सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी को ही कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक एसेट जो है वो 10 साल इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसको हमने वहां से रिमूव करना है, उसके रिमूवल की जो कॉस्ट हैं उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब गवादर में या सुई में या इस तरह की जो भी प्रोजेक्ट हैं जहां से फॉर एग्जांपल गैस एक्सट्रैक्शन का हमारा बिजनेस है, वहां पे जब हम एक इक्विपमेंट लगाते हैं तो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि जैसे ही ये आप अपना एक्सट्रैक्शन का पीरियड खत्म करेंगे, आप ये यहाँ से अपना सारा सामान आप पैक करेंगे, आपने हमें जमीन रीस्टोर करके वापस देनी है। ठीक है, तो वो जो सारी कॉस्ट आपको आनी है उनको हम कहेंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट के। जब आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब हम ये हटाएंगे ये एसेट, हमें इस जमीन को उसकी प्रेजेंट कंडीशन में रिस्टोर करके देने की जरूरत पड़ेगी। उस पर कितनी कॉस्ट आएगी? तो हम इन तीनों चीजों को, जो कि परचेज प्राइस है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं और डिसमेंटलिंग कॉस्ट हैं, हम इन तीनों को कॉस्ट का हिस्सा ही समझते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, आपने उसका सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, आपने सिंपली ये एग्जांपल आपके पास, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है अपनी एग्जांपल? एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन पे एग्जांपल नजर आ रही है अब आपको? अब आएगी आपको नजर। इस एग्जांपल को पढ़ें जरा और मुझे बताएं वैल्यूज भी नजर आ रही हैं अब आपको? जी, अब इसमें से बताएं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए कंसिडरिंग। आपने सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना, आप देखें, क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लें अपने पास और मुझे बताएं। हमारे पास इनवॉइस वैल्यू आ रही है, कस्टम ड्यूटी आ रही है। आपने बेसिकली इसका आंसर निकालना है और मुझे बताना है। सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना हमने। कम ऑन, क्विक 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 क्विक। सॉरी,
जी अभी तक किसने नहीं आंसर निकाला? गुड। ओके टेक 5 मिनट्स मोर। ओके 1555 एमएल कह रहा है 1555। एमएल आपने फिर जस्टिफाई भी करना है इसको, सारी चीजों को, अपने आंसर को। अभी नहीं, अभी जब सब लोग लिख लें, आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं, आप भी देख लें यार, अपना आंसर दोबारा से देख लें, एक दफा रीचेक कर लें। ओके सेम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी देखें। फर्स्ट टाइमर कौन था? आप में से फर्स्ट टाइमर कौन था जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? माजिद। माजिद आपसे सॉल्व हो रहा है? एमएल भी है, ठीक है। माजिद आपने सॉल्व किया अभी तक? ओके ट्राई ट्राई, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया ना सबका? गुड। चलें जी, अब बोर्ड पे आ जाए, बोर्ड पे आ जाए। माजिद आप भी आ जाएं, बाकी सब भी आ जाए। 1555 ठीक है यार, आंसर ठीक है। अब मैं सब लोग एक दफा समझ लें। इनवॉइस वैल्यू जैसे कि हमने कंसिडर किया था कि परचेज प्राइस है एक, तो ये आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड थिंग, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या चीज होती है? कस्टम ड्यूटी होती है कि जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस स्टेज के ऊपर कस्टम्स एक्ट के मुताबिक आपको एक चार्ज लगता है जो कि आपको बाद में पैसे वापस नहीं मिलते। तो क्योंकि हमने डिसाइड किया था अपनी एग्जांपल के अंदर, अपनी उस डेफिनेशन के अंदर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर, कि एक तो या इंपोर्ट ड्यूटी पे फॉल कर रही है, या हमने एक जनरल एक बनाया था कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जो भी चीज नॉन रिफंडेबल है, टैक्स की मद में गवर्नमेंट हमसे लेती है, उसको हम अपनी कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। तो हमने 1000 भी शामिल कर लिया, 150 भी शामिल कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये भी अनलेस स्पेसिफिकली रिटन के ये रिफंडेबल है तो हम इसको नॉन रिफंडेबल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ये भी एक्साइज एक्ट के मुताबिक एक ड्यूटी लगती है, जो एक सर्टेन रूल्स आप अपने टैक्स के अंदर पढ़ेंगे, मॉड्यूल एफ में जाके एंड पे जाके आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग तो नए सिस्टम में आएंगे, तो उसमें टैक्स में आप पढ़ेंगे अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। मैं आपको वैसे जनरल सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जिस तरह से सेल्स टैक्स आप अपनी टैक्सेशन में इस टाइम पे पढ़ेंगे, आप उसी तरह का एक टैक्स है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसलिए अनलेस स्पेसिफिकली रिटन हम इसको अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। अभी चौथी चीज क्या है? वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम, बाय द अथॉरिटी फॉर कस्टम। ये क्या है माजिद? ये क्या लिखा हुआ है? वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ कस्टम। ये कौन सी वैल्यू है 1300 माजिद? ये कौन सी वैल्यू है? So Majid, before you write, because you have a mic problem, okay, custom authority
ने जो वैल्यू सेट की है प्रोडक्ट की, बिल्कुल सही। कस्टम अथॉरिटी ने एक वैल्यू सेट की कि जो आप मशीनरी मंगवा रहे हैं उसकी वैल्यू मेरे मुताबिक 1300 है, उसके ऊपर उसने एक टैक्स लगाया 150। तो अगर हम 1300 भी इंक्लूड कर लें और 1000, 150 और 50 भी इंक्लूड कर लें तो क्या ये डबलिंग नहीं हो जाएगी? तो इसलिए क्या हमें 1300 लेना चाहिए या 1000 प्लस 150 प्लस 50 लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए दोनों में से? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स वाले जो भी अपनी वैल्यूज निकालते हैं दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस अनलेस के क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली कहा जाए कि कस्टम ड्यूटी देने के बजाय यहां पे लिख दिया जाए कि वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज इनटू 10%। ओके, अगर हमें इस तरह से दे देते हैं तो तब हमारे लिए ये रेलेवेंट है, अदरवाइज इट्स इररेलेवेंट। ठीक हो गया जी। अगले पे आ जाते हैं, नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स। उसने खुद ही बता दिया है, जो कि वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, कि एनी नॉन रिफंडेबल टैक्स इज पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। उसने खुद बता दिया कि नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स है, तो ये उसमें हमारी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के आगे उसने क्या बात लिखी है? एडजस्टेबल अगेंस्ट फाइनल लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस? एमल क्या ये बोल के बताइएगा। इनकम टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट फाइनल लाइबिलिटी, इसको लेना चाहिए? ये बताएं, कॉस्ट का हिस्सा है? आई थिंक एमल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। सुभान आप बताएं। सर इस तरह है कि ये जो इनकम टैक्स है ये फाइनल जो हम टैक्स फाइल करते हैं मतलब ईयर एंड पे, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाता है, मतलब ये शायद वापस मिलता है, इस तरह कुछ इसका हिसाब है, तो इसलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो टैक्स लायबिलिटी हमारे फाइनल एंड पे ईयर एंड के ऊपर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है, तो उसमें से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज जो भी निकली है उसके अंदर से हम इसको जो रिफंडेबल 225 को एडजस्ट कर सकते हैं उसके और लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गए। 225 नहीं है, आप थोड़ा सा मिस कर गए, ये 100 है। ठीक है, 225 ऊपर आ रहा है। ओके, इट्स 100। ओके, 225 तो हमने इंक्लूड कर दिया ना, वो तो नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स है। हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे अभी, एडजस्टेबल। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा डिसाइड हुआ कि इनकम टैक्स क्योंकि उसने खुद लिख दिया है कि एडजस्टेबल है, या आप इसको रिफंडेबल भी कह सकते हैं। इस स्टेज पे आपके लिए इन दोनों वर्ड्स के सेम मतलब है। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेबल की जगह रिफंडेबल भी आता है तो भी आप उसको यही समझें कि ये हमने अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। ठीक हो गया जी। बेशक यहाँ पे इनकम टैक्स की जगह सेल्स टैक्स आ जाए, एक्साइज टैक्स आ जाए, एनी अदर थिंग, अगर वो एडजस्टेबल है या रिफंडेबल है तो हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग के लिए कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन हमने क्या देखना है कि क्या वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा किसी भी सूरत में, क्या वो पैसा मेरे पैसों से एडजस्ट हो जाएगा, जो मेरा पैसा आज से साल बाद मेरी जेब से चला जाना है, जो कि टैक्स में हमने आप पढ़ेंगे, तो उसमें कम जाएगा पैसा, 100 जाना था तो 50 जाएगा, इसका मतलब ये भी रिफंडेबल हो गया। ठीक है, 50 आपको वापस मिल गया ना। तो एडजस्टेबल और रिफंडेबल कोई भी वर्ड आपका आ जाए तो आप समझें कि ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, कैरेज। कैरेज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। सेकंड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट व्हिच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कैरेज उसकी एक एग्जांपल हो गई। तो क्या कैरेज आनी चाहिए हमारे कॉस्ट में? Good, very good, very good. Now, last thing is estimated cost of restoration.
जिसको हमने पहले ही डिसमेंटलिंग कॉस्ट के तौर पे पढ़ा है, दैट इज ऑब्वियस कि ये आना है, कॉस्ट का पार्ट है। और एडमिन एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक एसेट ही परचेज नहीं हो रहा, सेलिंग भी हो रही है, बाकी काम भी हो रहे हैं। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो इन सारे प्रोसेसेस को देख रहा है, जब तक उसकी कंप्लीट एलोकेशन नहीं है कि एडमिन स्टाफ का कौन सा हिस्सा, कौन सा बंदा इस एसेट के परचेज में इन्वॉल्व है, उसकी कितनी सैलरी है, तब तक आप उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 20। सो इसका मतलब है इट इज नॉट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो फिर हमारी कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनेगा। ठीक है, इट इज सिंपल। तो ये वैल्यू एट द रेट 10% वाला पॉइंट रिपीट कर दें। ओके, मैं आपको बता रहा था कि इस चीज में, इस क्वेश्चन में हमने इग्नोर किया है एक पॉइंट को, दैट इज वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटी। कस्टम्स अथॉरिटी ने 1300 वैल्यू हमारी उस एसेट की बनाई थी कि, और हमने कितनी बनाई है, हमने बनाई है 1555। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं ये कंसिडर आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों हमने 1300 को कंसिडर नहीं किया। क्योंकि टैक्स की रिकॉर्डिंग डिफरेंट है, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। हमने टैक्स की रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है, हमने उसके मुताबिक ही एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। हमने नहीं देखना कि कस्टम्स अथॉरिटी ने कितने का वो एसेट कंसिडर किया है। हाँ, अब मैंने कब कंसिडर करना है कि जब मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल करने के लिए, अगर आई कैप कहता है कि जो कस्टम ड्यूटी इस दफा चार्ज हुई है वो कितनी है, वो है वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज का 10%। यानी कि बजाय मुझे 150 देने के, उसने मुझे कहा कि वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम का 10% होगा आपकी कस्टम ड्यूटी। तो कितनी कस्टम ड्यूटी होगी अगर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय कस्टम अथॉरिटी का 10% हो, तो कितनी कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए? 150 के बजाय क्या हो जाएगी यहाँ पे? माजिद आप ही बताएं क्वेश्चन। माजिद आपने पूछा था ना? हाँ, वेरी गुड। तो 130 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 150, 130 हो जाएगी। सो मैंने आपको बताया ये कि सिर्फ फॉर द कैलकुलेशन, अगर वो हमें हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है तभी हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज दिस इज इररेलेवेंट फॉर अस। ठीक हो गया जी, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मैं मिनिमाइज कर दूं। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने समझ ली। अगला पॉइंट पढ़े, हाजमे के लिए तैयार है? हाजमा ठीक है अभी तक? क्या ख्याल है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना? गुड गुड गुड, वेरी गुड। आई लाइक द मोटिवेशन है, जबरदस्त। अच्छा जी, खाली 2-3 बंदे मोटिवेटेड है, बाकी भी थोड़ा सा बताओ ना यार। माजिद बताओ, पढ़ना ना अभी? गुड, यस जबरदस्त। आज हमारे पास मेरे ख्याल से इकरा एब्सेंट है। ठीक है जी, एमल ने भी कह दिया, ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एसेट क्या जरूरी है कि खरीदा ही जाए? क्या जरूरी है कि एसेट खरीदा जाए? Majid, acquire and purchase is
द सेम थिंग, एसेट एक्वायर कर लिया हमने, एसेट परचेज कर लिया हमने, ये एक लाइक इन हेरिटेज या फिर किसी का आपके ट्रांसफर हुआ है हेरिटेज में, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं इस वक्त। कंपनी में इनहेरिटेंस हो सकती है क्या एक कंपनी के अंदर? सपोज इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसको कौन इनहेरिट करेगा एसेट? उसे कोई कर सकता है इनहेरिट एसेट? अगर होल्डिंग कंपनी है तो अगर वो लिक्विडेट हो गई है हाँ तो उसके एसेट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, फिर उसमें से जो आएगा तो उसकी कॉस्ट के ऊपर ही करेंगे ना, जिसकी मार्केट वैल्यू होगी। हाँ ठीक है। एनी अदर एग्जांपल? फिलहाल स्पेसिफिकली हाँ नहीं ठीक है। हेरिटेज तो नहीं हो सकता था। हाँ हेरिटेज नहीं हो सकती ना, हेरिटेज नहीं। ट्रांसफर हो सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी की लिक्विडेशन के ऊपर ट्रांसफर तो हो सकती है। हाँ अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ा दोबारा से बताता हूँ। होल्डिंग कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है ना, तो सब्सिडरी कंपनी का अपनी होल्डिंग में कोई भी स्टेक नहीं होता। या आप अपने अपने आप को क्लियर कर लें, अगर तो सब्सिडरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फिर होल्डिंग कंपनी के पास कुछ ना कुछ जा सकता है। हम पढ़ेंगे इसको कंसोलिडेशन के अंदर पढ़ेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब पेरेंट कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, तो उसका कोई भी हिस्सा सब्सिडरी के अंदर नहीं आएगा। अगर पेरेंट ही लिक्विडेट हो रही है इसका मतलब है उसकी सारी चीजें लिक्विडेट हो रही हैं। उसकी सब्सिडरी भी इसका मतलब है उसका भी कुछ नहीं बचा, वो भी सब कुछ अपने वो भी डिस्ट्रीब्यूट होके उसके शेयर होल्डर्स के पास आ जाएगी। तो जो सब्सिडरी है वो अपनी पेरेंट की शेयर होल्डिंग नहीं ले सकती। ठीक हो गया माजिद? सही, चलें। मैं जिस कॉन्सेप्ट की तरफ आना चाह रहा था थोड़ा सा हम डेविएट किए हैं उससे। मैं आपको बताना चाह रहा था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कि जरूरी नहीं है कि हम कोई एसेट परचेज ही करें, हम एक एसेट बना भी सकते हैं। कोई ऐसा एसेट हम बनाएं, हम उसको यूज भी कर सकते हैं फिर, कि अपनी कंपनी में ही उसका इस्तेमाल हो, हम खुद ही उसको बनाएं, अपनी कंपनी में ही इस्तेमाल करें। क्या ऐसा हो सकता है? या इसमें कोई कोई मना करता है? मैं अकाउंटिंग या लॉ या टैक्स कोई मना तो नहीं करता कि हम अपना एसेट बना के खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते? बदमाश है ना भाई हम। अपनी कंपनी है, अपना माल है, बनाएं इस्तेमाल करें। क्यों भाई एमल? हाँ गुड, बना सकते हैं यार, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ उसमें थोड़ी सी चीज है कि हम ये नहीं कर सकते कि हमने जब अपने बायर वालों को बेचना है तो हम क्या अपनी कॉस्ट पे बेच देते हैं एसेट? हम कभी भी अपनी कॉस्ट पे नहीं बेचते। अगर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो यकीनन आप अपने प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट आपने कभी भी उन प्रॉफिट्स को बीच में शामिल नहीं करना। किन प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए ACR ऑफ करना है, एसी ऑफ ही करना है, बंद कर बंद कर देना। ठीक है ठीक है, बंद कर दें, एसी बंद कर दें। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का। ओके, विल कम टू एग्जांपल लेटर। पहले मैं आपको ठीक है जी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में आप 2 पॉइंट नोट कर लें जो कि आज के लिए हमारे लिए काफी होंगे, कि हम इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस, इन दोनों को निकाल देंगे।
ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कर लें। बाकी हम इंशाल्लाह इसी की एग्जांपल के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे कि जो एसेट हम खुद बनाएंगे उसमें ना हम इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स लेंगे और ना ही एबनॉर्मल लॉसेस लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें इंशाल्लाह। फिर बाकी कल। अब मुझे ये बताएं कि पैक की बुक्स मिल गई आप सबको? आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया? कोऑर्डिनेट कर लिया सब लोग? बारी बारी बताएं, जिसको नहीं मिली वो बताए। नो सर, अच्छा 1 वीक लगेगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। चले चले हम 1 वीक का में सर एक क्वेश्चन है जरा मेरा। एमल, यस बताएं जी, बोल के बताएं। सर कोई सर आपसे पूछना ये था कि जो आई कैप की बुक है ये तो शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है ना सर, तो आप काइंडली हमें जरा सजेस्ट किया करें कि हम डेली कितना कितना पढ़ना है, मतलब कौन सा पेज पढ़ना है जो रेलिवेंट हो ना उस क्लास के साथ। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप आई कैप की बुक से रिवाइज करें? यस सर, जब तक पैक की बुक नहीं आती ना तब तक। अच्छा, चलें चलें ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना कल अब आई कैप की बुक के भी कुछ पेजेस बता दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई कैप की बुक का जो सीक्वेंस है ना, वो मैंने जब जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो हमने उसका यही डिसाइड किया था कि इसका सीक्वेंस बच्चे के लेवल के हिसाब से नहीं आ रहा। ठीक है, उसका जो सीक्वेंस है ना, उसने अपने सीक्वेंस में पहले नंबर पे एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले दिन पढ़ा के तो बच्चा कहेगा कि यार अगर यहाँ से गेम शुरू हो रही है तो खत्म किधर होगी, इसलिए मेरे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम समझते हैं कि थोड़ा सा अगर आप इस बारे में मोटिवेटेड हैं कि आपको लगता है कि चले ठीक है, फिर आपने ये अपने जहन में रखना है कि उस बुक को पढ़ के आपने घबरा नहीं जाना। ठीक है, ओ यार ये तो पहले पेज पे इतनी मुश्किल से चीज लिखी है। ठीक है तो कोई भी ऐसी मसले की बात है मैं आपको बता दूंगा, मैं बीच बीच में से पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें। तो अभी फिलहाल ये है कि अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल होगी, फिर अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो सबके पास अवेलेबल है। आप यूं करें कि आप डाउनलोड करें और ये जो टॉपिक्स की मैंने हेडिंग्स अभी तक बनाई है ना आपके पास, जो डेफिनेशंस आ गई हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप उसके अंदर से पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया एमल? बाकी मैं आपको मजीद स्पेसिफिकली भी बता दूंगा। मैं चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट बेसिस ना हिलें ताकि जब हम क्वेश्चंस पे आए ना तो फिर किसी का कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए। तो कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए मैं समझता हूँ कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो एनफ है, और पैक की बुक ज्यादा जरूरी है कि उसी को आप रिवाइज करेंगे, साथ एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। अभी हम अचानक से स्टीप स्लोप नहीं लेंगे ताकि आप लोग घबरा ना जाएं। विद इन 2-3 डेज जब मुझे लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो हम टेक ऑफ ले लेंगे और हम 1-2 एग्जांपल्स माइनर करके सीधे पास पेपर पे जाएंगे ताकि आपका फौरन से वो लेवल बने। इस टॉपिक को खत्म होने से पहले आपके पास पेपर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, और तब आप लोगों ने करना भी है। ठीक है, ठीक है अहमद? हेलो, ओके ओके जी, चलें ठीक है, पैकअप। और अभी इसको आपने रिवाइज करना है, पिछला भी और इसको भी। जितनी दफा आप इनको रीड आउट करेंगे ना उतना ही आपको बेहतर तरीके से आपको याद होगा। आप समझ रहे होंगे कि यार बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें, कोई मसला नहीं, हम बाद में कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ही पढ़ना है, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे ना तो फिर थोड़ा मसला होगा। सुल्तान पूछें क्या हुआ? सुल्तान, पैक की बुक कौन सी वाली? पैक की एक ही बुक है, IFRS एंड इनसाइड इनटू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आई कैप 7 एंड इक्विवेलेंट कोर्सेज, इस तरह के नाम से है एक बुक। आपको इंशाल्लाह वो बता रहे हैं बच्चे सारे के 1 वीक तक अवेलेबल हो जाएगी। मैनेजमेंट से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड भी कर देंगे कि कौन सी बुक कहाँ से मिलेगी। कुछ जगहों पे अवेलेबल है, कुछ पे नहीं है, वहां पे वो पहुंचा रहे हैं, अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। ठीक हो गया जी? ठीक है जी, आज के लिए
ओके जी। कॉस्ट वाला पेज, अच्छा जी जी, ये ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, सब लोग ले लें, बल्कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हमने काफी, मैं इसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ ताकि इसमें से ये वर्ड्स रिमूव हो जाए। ये ले लें जी स्क्रीनशॉट सब लोग। जी बस, हाँ हाँ चला दें, ऐसे आप चला दें। मुझे ना बस पानी का गिलास पा दें। मैं बस ये एक दो क्वेश्चन, बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेनी है। ये ओपन नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से स्लो हो गया कंप्यूटर। मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यार। ओके, आप एक मिनट में देखता हूँ, आप इसकी बात कर रहे हैं? तो सिस्टम यूटी वाला तो पेज था, कॉस्ट में क्या क्या चीज ऐड होती है। ओके, कॉस्ट में क्या क्या चीज, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है ना, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, ये आ गए, ठीक है। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।